चलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक नेशनलिज्म इन इंडिया को समझेंगे। पता है, ये चैप्टर सिर्फ डेट्स और इवेंट्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस फीलिंग की कहानी है, उस जज्बे की, जिसने इतने अलग अलग लोगों को, पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। जरा इस तस्वीर को देखो, इतने सारे लोग, अलग अलग शहरों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले, सब एक साथ सड़कों पर क्यों आ गए थे? ऐसा क्या था जिसने इन सबको एक धागे में पिरो दिया? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद के टाइम से। पता है, इस वॉर ने ना पूरे इंडिया में एक बिल्कुल नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी थी। आम आदमी की जो मुश्किलें थी ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब हुआ क्या? वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए और ऊपर से गांव से लोगों को ना जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। सोचो, इसे कहते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। और जैसे इतना काफ़ी नहीं था, उसी टाइम फसलें खराब हो गई और खाने की ज़बरदस्त कमी हो गई। तो इन सब परेशानियों से लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा ना, वही आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की वजह बना। और इसी चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में जनवरी 1915 में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं और अपने साथ एक बिल्कुल नया आइडिया लाते हैं, स्ट्रगल का एक नया तरीका, जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। और उसका नाम था सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह है क्या? बिल्कुल सिंपल है। सत्या के लिए आग्रह, मतलब सच्चाई पर अडिग रहना। गांधी जी का ये मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच्ची है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको हथियार उठाने की, हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना मारे पीटे भी जीत सकते हो। बस जो आप पर अत्याचार कराए ना, उसकी आत्मा को झिंझोड़ना है, उसको सच्चाई दिखानी है। और देखो, उन्होंने अपनी फेमस किताब हिंद स्वराज में बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने कहा कि इंडिया में अंग्रेजी शासन इसलिए नहीं टिका है क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं। नहीं, वो इसलिए टिका है क्योंकि हम इंडियंस उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। सोचो, हम उनके स्कूलों में जाते हैं, उनकी नौकरियां करते हैं, उनका बनाया सामान खरीदते हैं। उनका कहना था कि जिस दिन हम इंडियंस ने कॉपरेट करना बंद कर दिया ना, ब्रिटिश रूल 1 साल के अंदर ढेर हो जाएगा। बस यही आइडिया अगले आंदोलन की बुनियाद बना। तो इसी कॉपरेट नहीं करेंगे वाले आइडिया से जन्म हुआ देश के पहले सबसे बड़े मास मूवमेंट का, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाम से ही साफ है, असहयोग आंदोलन, यानी सहयोग नहीं करना। प्लान ये था कि इसको धीरे धीरे स्टेजेस में किया जाएगा। पहले लोग अंग्रेजों के दिए टाइटल्स और अवार्ड्स लौटाएंगे, फिर सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, स्कूल्स, सबका बॉयकॉट, और विदेशी सामान का भी बॉयकॉट। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। स्वराज का मतलब ना हर ग्रुप के लिए अलग अलग था। सबके लिए आज़ादी के मायने अलग थे। जैसे शहर के लोगों के लिए स्वराज मतलब ब्रिटिश स्कूल कॉलेज छोड़ना, पर अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था उन बड़े बड़े जमींदारों के जुल्म से आज़ादी। और असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, उनके लिए स्वराज था बगानों से बाहर निकलकर अपने घर जाने की आज़ादी। बेसिकली सब लोग अपनी अपनी परेशानियों का अंत चाहते थे। मूवमेंट तो बहुत तेजी से फैल रहा था, पूरा देश जुड़ रहा था। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां एक पीसफुल जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी और गुस्से में लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। जैसे ये खबर गांधी जी तक पहुंची, उन्होंने तुरंत मूवमेंट वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उनका सिद्धांत था हिंसा नहीं, बिल्कुल नहीं। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। मूवमेंट रुक गया था, पर आज़ादी का जज्बा नहीं। कई साल बाद गांधी जी को देश को फिर से जोड़ने के लिए एक नया और बहुत ही पावरफुल सिंबल मिला। और इस बार उन्होंने एक ऐसी चीज को अपना हथियार बनाया जो हर घर में इस्तेमाल होती है, अमीर के भी, गरीब के भी। क्या? नमक, सॉल्ट। ये कोई सिंपल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। बस यहाँ ट्रिक समझो। नमक यानी सॉल्ट पर ना अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था, और नमक तो अमीर हो या गरीब सबकी जरूरत है ना? तो इस सिंपल सी चीज को चुनकर गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे हर एक हिंदुस्तानी कनेक्ट कर पाया। सोचो, वो अपने फॉलोअर्स के साथ 240 मील पैदल चलकर दांडी के समुद्र तट तक गए और वहां खुद नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा। इस एक काम ने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। और ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे उस एक सिंपल से मार्च ने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी। इस सॉल्ट मार्च से शुरू हुआ अगला बड़ा आंदोलन, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो,
इस बार लोग सिर्फ नॉन कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, यानी सिर्फ बॉयकॉट नहीं कर रहे थे, बल्कि अब वो ओपनली कॉलोनियल लॉज को तोड़ भी रहे थे। समझे? यही सबसे बड़ा फर्क था नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच। लेकिन एक बात सोचो, क्या सिर्फ आंदोलन करने से ही देश बन जाता है? नहीं, असली जरूरत थी लोगों के दिलों में ये फीलिंग जगाने की कि हम सब एक हैं, हम एक देश हैं। इसी अपनेपन की भावना को कहते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो चलो अब देखते हैं कि ये फीलिंग आई कैसे। तो ये फीलिंग आई यूनाइटेड स्ट्रगल से, जब सब लोग मिलके अंग्रेजों से लड़ रहे थे। बट इसके साथ साथ इसमें बहुत बड़ा हाथ था कल्चरल चीज़ों का, जैसे कि देशभक्ति के गीत, कहानियाँ, फोक सॉन्ग्स और कुछ नए नए सिंबल्स जिन्होंने लोगों को जोड़ा। और इन्हीं सिंबल्स में से एक सबसे पावरफुल इमेज थी भारत माता की, मदर इंडिया। इस तस्वीर को देखकर ना लोगों को ये एहसास हुआ कि देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी माँ है, जिसे अंग्रेजों की जंजीरों से आज़ाद कराना है। इसने लोगों में एक अलग ही जोश भर दिया। फिर आया हमारा झंडा, तिरंगा। इसने भी लोगों को जोड़ने का काम किया। पहले स्वदेशी मूवमेंट के टाइम एक अलग डिज़ाइन था। फिर 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया। उसके बीच में क्या था? एक चरखा, स्पिनिंग व्हील। ये सिंबल था सेल्फ हेल्प का, कि हम अपना काम खुद करेंगे। जुलूस में इस झंडे को लहराना ना अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने जैसा था। और एक और काम हुआ। अंग्रेज पता है क्या कहते थे? वो कहते थे कि इंडियंस तो बैकवर्ड हैं, गंवार हैं, ये खुद पर राज नहीं कर सकते। इसका जवाब देने के लिए हमारे नेशनलिस्ट्स ने हिस्ट्री को दोबारा लिखा। उन्होंने इंडिया के शानदार अतीत, ग्लोरियस पास्ट के बारे में लिखा, हमारे अचीवमेंट्स साइंस में, आर्ट्स में, ताकि हर हिंदुस्तानी को अपने पास्ट पर गर्व हो, प्राइड फील हो और वो कॉन्फिडेंस से लड़ सकें। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंडिया का नेशनलिज्म किसी एक आदमी या एक ग्रुप की कहानी नहीं है। ये अलग अलग आवाज़ों से मिलकर बना एक सुर है। इसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, औरतें भी थी, स्टूडेंट्स भी थे। सबने मिलकर एक सपना देखा और उस सपने का नाम था आज़ाद भारत। तो ये थी कहानी। अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचना इसके बारे में। अगर आप उस दौर में होते तो आपके लिए स्वराज का क्या मतलब होता? ज़रूर सोचना। और हाँ, अब इस चैप्टर को एक बार अपनी बुक से ज़रूर पढ़ना। सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, प्रॉमिस।